फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू वी आर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात करेंगे ऑर्डर 6 जो कि रिलेटेड है प्लीडिंग्स, अभिवचन से। अभिवचन जो है, प्लीडिंग्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी केस में, कोई कोर्ट में केस दाखिल करना है तो उस केस में क्या है, प्लीडिंग्स जो अभिवचन है बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। आपके केस को जीतने में या किसी केस का डिफेंस करने में प्लीडिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। तो आज ऑर्डर 6 में हम सारा समझेंगे, रूल बाय वन रूल, यानी सारे इसके रूल्स जो हैं सारा A1 बाय 1 समझेंगे कि प्लीडिंग्स में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, कैसे प्लीडिंग्स तैयार की जाएंगी और प्लीडिंग्स कहते कैसे हैं। तो जनरली जो है प्लीडिंग्स, जो रूल 1 कहता है कि प्लीडिंग्स क्या है। प्लीडिंग्स जो है, प्लीडिंग से, अभिवचन से बात पत्र या लिखित कथन अभिप्रेत है। इट मीन्स कि जो प्लेंटिफ की तरफ से जो केस दाखिल करता है, उस वादी की तरफ से जो बात पत्र दाखिल किया जाता है, प्लेंट दाखिल किया जाता है, उसमें जो भी फैक्ट्स, तथ्य लेके होते हैं वो सारा कुछ प्लीडिंग्स होता है। यानी कि वह कथन जो बात में जो है इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो नेक्स्ट जो है, डिफेंडेंट की तरफ से जो रिटन स्टेटमेंट, लिखित कथन, यानी कि जो डिफेंडेंट अपना डिफेंस रखने के लिए जो बातें कहता है उस कथनों को क्या है, प्लीडिंग्स कहते हैं। तो प्लीडिंग्स किसे कहते हैं, जो कि बात पत्र या लिखित कथन को प्लीडिंग्स कहते हैं। तो इम्पोर्टेंस क्या है और उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। तो रूल 2 कहता है कि अभिवचन से तात्विक तथ्यों का, ना कि साक्ष्यों का कथन होगा। प्लीडिंग्स टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स एंड नॉट एविडेंस, यानी कि जो भी प्लीडिंग्स तैयार की जाएंगी, जो भी बात पत्र में बातें लिखी जाएंगी, उसमें तात्विक तथ्यों का, फैक्ट्स का, कि क्या क्या फैक्ट्स हैं उस केस में वो लिखे जाएंगे, ना कि मनगढ़ंत बातें, ना जो लॉ से रिलेटेड है, जो आपके केस से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं कि आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई प्लेंटिफ या है जो डिफेंडेंट है वो कहाँ रहता है, किस तरीके से आपके साथ, कोई भी जो आपके साथ जो केस हुआ है उसकी डिटेल्स, फैक्ट्स रखे जाएंगे। तो उसमें साक्ष्य, एविडेंस की भूमिका नहीं है प्लीडिंग्स में। प्लीडिंग्स में एविडेंस नहीं रखे जाएंगे, उसमें से फैक्ट्स रखे जाएंगे, जो मटेरियल फैक्ट्स हैं उसको रखा जाएगा। इसी तरीके से रिटन स्टेटमेंट में जो भी फैक्ट्स हैं वो रखे जाएंगे। तो क्या कहते हैं, इसकी लैंग्वेज समझ लेते हैं कि हर अभिवचन में, हर प्लीडिंग्स में उन तात्विक तथ्यों का जिन पर अभिवचन करने वाला पक्ष का यथास्थिति अपने दावे या अपनी प्रतिरक्षा के लिए निर्भर करता है, केवल उन तथ्यों का, ना कि साक्ष्य का जिसके द्वारा वे साबित किए जाने हैं, संक्षिप्त कथन अंतर्विष्ट होगा। जो मैंने आपको पहले समझाया कि जो फैक्ट्स हैं उसे रखा जाएगा, एविडेंस या साक्ष्य नहीं रखे जाएंगे। नेक्स्ट है कि सब रूल 2 कहता है, रूल 2 का, कि हर अभिवचन आवश्यकता अनुसार पैराओं में विभक्त किया जाएगा। कि पैरा बाई पैरा क्या है, हर फैक्ट्स को रखा जाएगा, ना कि मिक्स करके उसको रखा जाएगा। बातों को एक बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखा जाएगा, एक पैराओं में उसे डिवाइड किया जाएगा, जो यथाक्रम संख्यांकित किए जाएंगे, यानी कि उनको नंबर दिए जाएंगे। हर अभिकथन सुविधापूर्वक पृथक पैरा में किया जाएगा। जो भी आप एक बात कह रहे हैं उसे एक लाइन में, एक पैरा में लिखें, जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट पैरा में लिखा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं प्लीडिंग्स की, अभिकथन में तारीखें, राशियां और संख्याएं अंकों शब्दों में भी अभिव्यक्त की जाएंगी। कि डेट्स, सम्स एंड नंबर्स शैल बी एक्सप्रेस इन प्लीडिंग इन फिगर एज वेल एज वर्ड्स, यानी कि फिगर में भी लिखा जाएगा, अंकों में भी और शब्दों में भी। तो ये हुआ रूल 2। रूल 3 कहता है ऑर्डर 6 का, कि अभिवचन का प्रारूप क्या होगा, फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग्स क्या होगा। तो जब वे लागू होने योग्य हो तब परिशिष्ट का के प्रारूप, और जहां वे लागू होने योग्य ना हो वह जहां तक हो सके लगभग वैसे ही प्रारूप सभी अभिवचनों के लिए प्रयुक्त किए जाएंगे। यानी कि जो वो दिया हुआ है, अपेंडिक्स दी हुई है ए, उसमें जो फॉर्म्स दिए हुए हैं कि किस तरीके से प्लीडिंग्स तैयार की जाएगी, किस तरह से प्लेंट तैयार किया जाएगा, किस तरह से रिटन स्टेटमेंट तैयार किया जाएगा,
सारा कुछ जो फॉर्म्स दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके क्या है अभिवचन का प्रारूप तैयार किया जाएगा, फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग्स रखा जाएगा। तो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हम आते हैं कि जहां रूल 4 कहता है कि जहां आवश्यक हो वहां विशिष्टियों का दिया जाना, पर्टिकुलर टू बी गिवन वेयर नेसेसरी, जहां उन सभी मामलों में जिनमें अभिवचन करने वाला पक्षकार किसी दुर्व्यसन, कपट, न्यासभंग, जानबूझकर किए गए व्यतिक्रम, असम्यक असर क्या अविवाद का निर्भर है, या अन्य सभी मामलों में जिनमें उन विशिष्टियों के अलावा विशिष्टियां जो पूर्वोक्त प्रारूप में उदाहरणता स्वरूप दर्शित की गई है आवश्यक हो, अभिवचन में भी वे विशिष्टियां यदि आवश्यक हो तो तारीखों और मदों के सहित कथित की जाएंगी। कि किसी तरह की पर्टिकुलर से विशिष्टियां हैं जो जरूरी हैं, उस केस से रिलेटेड हैं, तो उनको भी रखा जाएगा प्लीडिंग्स में, और उनको क्या है तारीखों के साथ और पदों के साथ रखा जाएगा। तो नेक्स्ट जो बात करते हैं वो करते हैं रूल 5। रूल 5 कहता है कि अतिरिक्त और अधिक अच्छा कथन या विशिष्टियां, इसको क्या है रिपील कर दिया गया है, हटा दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं रूल 6। रूल 6 कहता है पूर्वभाव्य शर्त, कंडीशन प्रेसिडेंट्स। इट मीन्स कि जिस किसी पूर्वभाव्य शर्त का पालन का या गठित होने का परिवाद करना आश्रित हो वह यथास्थिति वादी या प्रतिवादी द्वारा अपने अभिवचन में स्पष्टता निर्दिष्ट की जाएगी और उसके अधीन रहते हुए वादी या प्रतिवादी के पक्ष के लिए आवश्यक सभी पूर्वभाव्य शर्तों के पालन और गठित होने का प्रकथन उनके अभिवचन में विवक्षित होगा। यानी किस तरह की कोई शर्त है, कोई कंडीशंस है, अगर वो उसमें केस में इम्पोर्टेंट है तो वो भी उस विशिष्टियों को भी लिखा जाएगा प्लीडिंग्स में। एनी कंडीशन प्रेसिडेंट एंड परफॉर्मेंस और ऑकरेंस ऑफ विच इज इंटेंड टू बी कंटेस्टेड शैल बी, यानी कि उसे अच्छी तरह से क्या है, अगर कोई पूर्वभावी शर्त है तो उसको उस केस में रखा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं रूल 7। रूल 7 कहता है फेरबदल, डिपार्चर। नो प्लीडिंग शैल एक्सपेक्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट राइज एनी न्यू ग्राउंड्स ऑफ क्लेम एंड कंटेन एनी एलिगेशन ऑफ फैक्ट्स inconsistent with the previous pleading of the party pleading the same. It means कि किसी भी अभिवचन में दावे का कोई नया आधार, यानी कि आपने एक बार प्लीडिंग्स तैयार कर ली, उसमें दावे का नया आधार या तथ्य का कोई अभिकथन जो उसका अभिवचन करने वाले पक्षकार के पूर्वतन अभिवचनों से असंगत हो, बिना संशोधन के ना तो उठाया जाएगा ना इंटरविस्ट होगा। यानी कि आपने एक बार प्लेन दाखिल कर दिया, प्लीडिंग्स दाखिल कर दी, एक तैयार करके फाइल कर दिया केस, तो उस केस में जो अमेंडमेंट्स हैं उस प्लीडिंग्स में आप फेरबदल नहीं कर सकते जब तक कि कोर्ट ऐसा ना चाहे, या उसमें अमेंडमेंट्स करके जब तक कोर्ट ऐसे अलाउ ना करे आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट आते हैं रूल 8। रूल 8 कहता है कि संविदा का प्रत्याख्यान, डिनाइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जहां किसी अभिवचन में किसी संविदा का अभिकथन है, यानी किसी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए कोई केस हो रखा है, किसी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस केस में वहां विरोधी पक्षकार द्वारा किए गए उसके कोरे प्रत्याख्यान का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसने उसे डिनाइड कर दिया है, मना कर दिया है कि ऐसा तो मैंने किया ही नहीं, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था। उस केस में वह केवल अभिव्यक्त संविदा का जो अभिकथित की गई है या उन तथ्यों की बातों का जिनसे वह संविदा विवक्षित की जा सके प्रत्याख्यान है, ना कि ऐसी संविदा की वैधता विधि की दृष्टि से पर्याप्तता का वैधता। यानी इसने डिनाइड कर दिया, इसके ये मतलब नहीं है कि वो कॉन्टैक्ट हुआ ही नहीं है या वह संविदा हुई नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली जो है उन बातों का क्या है प्रत्याख्यान है, यानी कि डिनाइड है। नेक्स्ट आते हैं रूल 9। रूल 9 कहता है कि दस्तावेज के प्रभाव का कथन किया जाएगा, इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड। जहां कहीं किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु तात्विक है, यानी कि किसी केस में जो डॉक्यूमेंट से बहुत बड़े फैक्ट सकते हैं, तो उस केस में
वहां उसके संपूर्ण और उसके किसी भाग को वर्णित किए बिना उसके प्रभाव को यथासंभव सचेत रूप में अभिवचन में कथित कर देना पर्याप्त होगा। यानी कि उस डॉक्यूमेंट्स का जिक्र उस केस में, उस प्लीडिंग्स में कर देना क्या है, पर्याप्त होगा, और उसके किसी भाग के जैसे शब्द ही तात्विक ना हो। यानी कि उसके जिक्र कर देना कि जो डॉक्यूमेंट्स है वह इम्पोर्टेंट है और उस डॉक्यूमेंट के आधार पर ये केस किया गया है, तो उसको थोड़ा बहुत क्या है लिख देना उसके किसी पार्ट को, वही सफिशिएंट है। ये कहता है रूल 9। रूल 10 कहता है कि विद्वेष ज्ञान आदि, जहां कहीं किसी व्यक्ति के विद्वेष, कपटपूर्ण आशय, ज्ञान या चित्त की अन्य दशा का विकथन करना तात्विक है, वहां उन परिस्थितियों को वर्णित किए बिना जिनसे उसका अनुमान किया जाना है उसे तथ्य के रूप में अभिव्यक्त करना पर्याप्त होगा। यानी कि किसी का क्या है कपटपूर्ण आचरण रहा है, या उसका ज्ञान या क्या है अनसाउंड माइंड है, या किसी तरीके से उसका करैक्टर हुआ है, चरित्र सही नहीं है, उसका पूरा डिटेल नहीं लिखनी है, आपको एक हिंट देना है उस प्लीडिंग्स में कि ऐसा है, इस तरीके से ये केस में ये चीज फैक्ट सकती है। नेक्स्ट आते हैं सूचना, नोटिस। तो सूचना के बारे में कहता है कि जहां कहीं यह अभिकथन करना तात्विक है कि किसी तथ्य, बात या वस्तु की सूचना किसी व्यक्ति को थी, वहां जब तक कि ऐसी सूचना का प्रारूप या उसकी यथाशब्द या वे परिस्थितियां जिनसे ऐसी सूचना का अनुमान किया जाना है तात्विक ना हो, ऐसी सूचना को तथ्य के रूप में अभिव्यक्त करना पर्याप्त होगा। यानी कि कोई तरह की इस व्यक्ति को नॉलेज थी उस केस के बारे में, उस फैक्ट्स के बारे में, तो उसके बारे में ये थोड़ा बहुत हिंट दे देना उस प्लीडिंग्स में, यहाँ की फुल डिटेल लिखना, क्योंकि प्लीडिंग्स बहुत लंबी हो जाएंगी और वो अलाउ नहीं करती है कोर्ट, तो संक्षिप्त में उसका थोड़ा बहुत हिंट दे देना ही पर्याप्त होगा कि इस व्यक्ति को फलाना चीज की नॉलेज रही है। नेक्स्ट आते हैं रूल 12। रूल 12 कहता है विवक्षित संविदा या संबंध। जब कभी पत्रों की या वार्ता की आवली से या अन्यथा कई परिस्थितियों से किन्हीं व्यक्तियों के बीच में की कोई संविदा या अन्य संबंध विवक्षित किया जाना है, यानी कोई किसी तरह का कांटेक्ट हुआ है उनके बीच में या कोई पत्रों से क्या है वार्तालाप हुआ है, तब ऐसी संविदा से संबंध को तथ्य के रूप में अभिगत करना और ऐसे पत्रों, वार्तालाप और परिस्थितियों को ब्यौरेवार वर्णित किए बिना उसके प्रति सहायता निर्देश देना पर्याप्त होगा। यानी कि उसके बारे में थोड़ा बहुत हिंट दे देना कि ऐसे ऐसे इनका पत्रों के जरिए क्या है वार्तालाप हुआ है या किसी कांटेक्ट के जरिए इनका क्या है कुछ संबंध रहा है, तो उसका हिंट देना प्लीडिंग्स में ही पर्याप्त होगा। और ऐसी दशा में यदि ऐसे ब्यौरे वर्णित किए बिना उसके सहारा निर्देश देना और अभिवचन करने वाले व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में विवक्षित की जाने वाली एक संविदा या संबंध से अधिक संविदाओं या संबंधों का अनुकूलता निर्भर करना चाहता है, तो वह उसका कथन अनुकूलता कर सकेगा। इट मीन्स कि आप क्या है उसका हल्का फुल्का क्या है प्लीडिंग्स में इसकी डिटेल्स लिख सकते हैं कि इस तरह का इन व्यक्तियों में कॉन्टैक्ट हुआ था, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा नहीं, संक्षिप्त में लिखना है। नेक्स्ट आते हैं रूल 13। रूल 13 कहता है कि विधि की उपधारणाएं, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। तो रूल 13 किसी तथ्य के बात को जिसकी विधि किसी पक्षकार के पक्ष में करती है या जिसके सबूत का भार प्रतिपक्ष पर है, पक्षकारों में से किसी के द्वारा किसी भी अभिवचन में अभिकथित करना तब तक आवश्यक न होगा जब तक कि पहले ही उसका प्रत्याख्यान निर्दिष्ट रूप से न कर दिया गया हो। उदाहरणतः जब वादी दावे के सारभूत आधार के रूप में विनिमय पत्र पर न कि उसके प्रतिफल के लिए वाद लाता है, वह विनिमय पत्र का प्रतिफल। तो ये इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि विधि की अगर कोई अवधारणा है तो उसको क्या है आप इंक्लूड करना आवश्यक ना होगा। नेक्स्ट आते हैं रूल 14। रूल 14 कहता है कि अभिवचन का हस्ताक्षर किया जाना। हर अभिवचन पक्षकार द्वारा या उसके कोई प्लीडर के द्वारा या वकील के द्वारा हस्ताक्षरित होगा। जैसे कि हम लास्ट में कोई भी केस कोर्ट में दाखिल किया जाता है तो हम लिखते हैं कि जो पैरा 1 से लेके 10 तक हमारी लॉ में सही है,
हमारे जो है हमारे सामने लिखा गया है, और जो है 11 से लेकर 13 तक क्या है वकील की नॉलेज के लिए उनके विधि ज्ञान से में सही प्रतीत होता है। तो ऐसे जो हम ये वेरिफिकेशन करते हैं तो वो इसमें इंक्लूड है रूल 14 में कि अभिवचन का हस्ताक्षरित किया जाना। तो उसका सिग्नेचर उसकी बात करते हैं कि हाँ जो मैंने फैक्ट्स देखे हैं, मैंने ये नहीं कि किसी के कहने पे लिख दिए, मुझे इस फैक्ट के बारे में नॉलेज है, सही ज्ञान है और मैंने लिखे हैं। परंतु जहाँ अभिवचन करने वाला पक्षकार अनुपस्थिति के कारण या किसी अच्छे वाद हेतु के अभिवचन पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ है, और जहाँ वह ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा जो उसकी ओर से उसे हस्ताक्षर करने के लिए, वाद लाने या प्रत्यक्षण करने के लिए उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत है। अगर वह व्यक्ति जो कि वाद ला रहा है वह उसे साइन करने में असमर्थ है, तो उस व्यक्ति के द्वारा जो से उसके आधार पर क्या है कर सकता है सिग्नेचर, वो करेगा। नेक्स्ट कहते हैं सब रूल 3 कहते हैं, नेक्स्ट आते हैं रूल 14A। 14A कहता है कि सूचना की तामील के लिए पता, एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ नोटिस, कि जो सूचना की तामील करनी है किसी डिफेंडेंट पे तो उसके लिए पता का जरूरी लिखना होता है कि पक्षकार द्वारा फाइल किए जाने वाले हर अभिवचन के साथ पक्षकार के पते के बारे में बेहतर रूप में कथन नियम 14 में उपबंधित रूप से हस्ताक्षरित करके देना होगा। ऐसे पते को न्यायालय में सम्यक रूप से भरे गए प्रारूप और सत्यापित याचिका के साथ पक्षकार के नए पते का कथन दाखिल करके समय समय पर परिवर्तित किया जा सकता है। जो एड्रेस है डिफेंडेंट का अगर आपको पता है तो आप दे सकते हैं, और साथ में साथ क्या है अगर वो चेंज कर लेता है तो वो भी आप कोर्ट में देंगे। नेक्स्ट आते हैं कि सब रूल 3 कहता है कि उपनियम 1 के अधीन किए गए कथनों में दिए गए पते को पक्षकार का रजिस्ट्रीकृत पता कहा जाएगा, और जब तक उपरोक्त रूप से सम्यक परिवर्तन ना किया गया हो तब तक वह बाद में या उसमें दी गई किसी डिक्री या किए गए किसी आदेश को किसी अपील में सभी आदेशिकाओं की तामील के प्रयोजन के लिए, निष्पादन के लिए, प्रयोजन के लिए और पक्षकार का पता समझा जाएगा, और पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए इस मामले या विषय के अंतिम अवधारण के पश्चात 2 वर्षों की अवधि के लिए वही पता माना जाएगा। यानी कि जो आपने डिफेंडेंट का पता दे दिया है, जो पार्टीज का आपने पता दे दिया है, वही क्या रजिस्ट्रीकृत पता माना जाएगा और उसी पे सारी कार्रवाई होगी, सारी प्रोसीडिंग्स होंगी, और 2 साल तक क्या है 2 साल की अवधि तक उसको वही पता माना जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि सब रूल 4 कहता है कि किसी आदेशिका की तामील पक्षकार पर सभी बातों के बारे में उसके रजिस्टर्ड पते पर इस प्रकार की जाएगी मानो वह पक्षकार वहां निवास करता हो। तो जो प्रोसीडिंग्स है किसी आदेशिका की तामील करनी है, सर्विस क्रम बंद करना है, जो भी है उसको क्या है रजिस्टर्ड पते पे ही वो सारा कुछ किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सब रूल 5 कहता है कि जहां न्यायालय को यह पता चलता है कि किसी पक्षकार का रजिस्ट्रीकृत पता अधूरा, मिथ्या और काल्पनिक है, वह न्यायालय या तो स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार के आवेदन पर ऐसे मामले में जहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत पता वादी द्वारा दिया गया था वहां वादी के रोके जाने का आदेश दे सकता, वाद के रोके जाने का आदेश दे सकता है कि कोर्ट को पता चल गया कि ये जो पता दिया गया है वह गलत है, इस पे जो कहते हैं डिफेंडेंट है वो रहता ही नहीं है, तो उस केस में क्या है जो प्रोसीडिंग्स है केस की वो रोक दी जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं कि ऐसे मामले में जहाँ ऐसा रजिस्टर्ड पता प्रतिवादी द्वारा दिया गया है वहाँ उसकी प्रतीक्षा काट दी जाएगी और वह उसी स्थिति में रखा जाएगा मानो उसमें कोई प्रतीक्षा पेश नहीं की हो। यानी कि प्रतिवादी द्वारा अगर ऐसा पता दिया गया है और वह कहते हैं इसलिए दिया है कि इस पे प्रोसीडिंग्स ना हो पाए, बाद में वो कहे ये तो मेरा पता ही नहीं था, तो उस केस में क्या है वो प्रोसीडिंग्स उसको अप्लाई माना जाएगा कि ये सर्विस हो चुकी है सारी चीज़ों की। नेक्स्ट आते हैं सब रूल 6 कहता है कि जहां उपनियम 5 के अधीन किसी बात को रोक दिया जाता है या प्रतीक्षा काट दी जाती है, डिफेंस जो है काट दिया जाता है, और यथास्थिति वादी या प्रतिवादी अपना सही पता देने के पश्चात न्यायालय में यथास्थिति रोक आदेश या प्रतीक्षा काटने के आदेश को अपास कराने वाले
आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा। यानी कि कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स रोक दी अगर वादी ने गलत पता दिया है या प्रतिवादी ने गलत पता दिया है, तो उस केस में उसकी डिफेंस जो है रोक दी है, तो उस केस में आवेदन किया जा सकता है। उस जो आदेश है जो ऑर्डर किया है कोर्ट के द्वारा उसको पास कराया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं सब रूल 7 कहता है रूल 14A का कि यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि पक्षकार उचित समय पर अपना सही पता फाइल करने में किसी पर्याप्त कारण से रोक दिया गया था, तो वह रोक आदेश या परीक्षा का अन्य आदेश को खर्चों और अन्य बातों के बारे में ऐसे शर्तों पर जो वह ठीक समझा पास कर सकेगा और यथास्थिति बाद और प्रत्यक्ष की कार्रवाई के लिए दिन नियत करेगा। अगर ये कोर्ट सर्टिफाइड हो जाता है कि जो पक्षकार है उसको सही पता देने के लिए रोक दिया गया था या किसी तरह के कोई सर्कमस्टांसेस रहे थे, परिस्थितियां नहीं थी, तो उस केस में जो ऑर्डर दिया गया था उसके अगेंस्ट उसको अपास्त यानी कि सर्टिफाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सब रूल 8। सब रूल 8 कहता है रूल 14A का कि इस नियम की कोई बात न्यायालय की याचिका की तामील किसी अन्य पते पर किए जाने के निर्देश देने से यदि वह किसी कारण से ऐसा करना ठीक समझते हो नहीं रोकेगी। तो ये सारा कुछ बताया गया है रूल 14A में कि सूचना की तामील के लिए पता क्या है, किस तरीके से दिया जाएगा, गलत है तो केस की प्रोसीडिंग्स रोक दी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं रूल 15। रूल 15 कहता है कि अभिवचन का सत्यापन वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स, जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई प्लीडिंग्स की जाती है तो 1 बाय 1 उसका सत्यापन वेरिफिकेशन किया जाता है। उसके सिवाय जैसा कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित है, हर अभिवचन उसे करने वाले पक्षकार या पक्षकारों में से एक के द्वारा या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके बारे में न्यायालय के समाधान प्रद रूप से साबित कर दिया गया है कि वह मामले के तथ्य से परिचित है, उसके बाद भाग से सत्यापित किया जाएगा। यानी कि उसका पैन बाय पैरा जो लिखा है, पैरा में डिवाइड किया हुआ है हर प्लीडिंग्स को, अभिवचन को, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा कि इतने से इतनी प्लीडिंग्स क्या है मेरी नॉलेज में सही है, सत्य है, तो ये सारा कुछ लिखा है। सब रूल 2 कहता है कि सत्यापन करने वाला व्यक्ति अभिवचन के संख्यांकित पैराओं का निर्देश करते हुए वह निर्देश करेगा कि कौन सा पैरा वह अपनी निजी जानकारी के आधार पर और कौन सा पैरा उसकी जानकारी के आधार पर सत्यापित है और वह उससे मिली है, यानी कि किसी एडवोकेट की लीगल नॉलेज में वह सही है जिसके, तो वह सारे उसको वेरिफिकेशन करेगा। और पैरा 1 से लेके 10 तक अगर उसने प्लीडिंग्स उसकी नॉलेज में लिखी है तो वो कहेगा कि 1 से लेके 10 पैरा तक मेरी नॉलेज में सत्य है, सही है, किसी तरह का कोई फैक्ट्स नहीं छुपाया गया है। और अगर एडवोकेट्स का है तो 11 से लेके 14 तक जो है मेरे एडवोकेट के द्वारा लिखा गया है और मुझे सत्य ज्ञान होता है, तो इस तरीके से उसे वेरीफाई किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सत्यापन करने वाला व्यक्ति द्वारा वह सत्यापन हस्ताक्षरित किया जाएगा, उसके साइन किए जाएंगे और उसमें उस तारीख का जिसको उस स्थान का जहां वह हस्ताक्षरित किया गया है कथन किया जाएगा, वो स्थान प्लेस लिखा जाएगा और उस तारीख को, डेट को जब उसने सत्यापित किया है, वेरिफिकेशन किया है उस सारे प्लान का, प्लीडिंग्स का या रिटन स्टेटमेंट का, तो वह सारा जो है साइन होगा। नेक्स्ट कहते हैं कि अभिवचनों का सत्यापन करने वाला व्यक्ति अपने अभिवचनों के समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत करेगा और साथ ही साथ उस प्लीडिंग्स के साथ एक एफिडेविट लगता है। कोई भी केस अगर कोर्ट में दाखिल होता है, संग में एक एफिडेविट लगता है, तो वह एफिडेविट होता है कि अगर आप बाद में ये कहें कि नहीं, मजाक में कोई केस कोर्ट में दाखिल नहीं होता। अगर कोर्ट में अगर ऐसे केस दाखिल करेंगे तो कोर्ट अवमानना का नोटिस और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो हैं, कार्रवाइयाँ हैं, उनका गलत जो है उपयोग करने के लिए आप पे जुर्माना, बहुत मोटा जुर्माना लगा सकती है। तो इस तरीके से है। अब आते हैं नेक्स्ट रूल 16। रूल 16 कहता है कि अभिवचन का काट दिया जाना, स्ट्रिंग आउट प्लीडिंग्स, यानी कि न्यायालय कार्रवाइयों में किसी भी प्रकार में आदेश दे सकेगा कि किसी भी अभिवचन में से कोई भी ऐसी बात काट दी जाए या संशोधित कर दी जाए, तो इसका ऑर्डर कर सकता है कि जो अनावश्यक, कलंकात्मक, तुच्छ और तंग करने वाली है या जो बात की रुजु विचारण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली या उसमें उलझन डालने वाली या विलंब करने वाली है या जो अन्यथा न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है,
तो इन केसेस में जो प्लीडिंग्स लिखी गई हैं उसको कटवा सकती है, कोर्ट ऑर्डर कर सकती है और या उसमें संशोधन करा सकती है। नेक्स्ट आते हैं रूल 17। रूल 17 कहता है कि अभिवचनों का संशोधन कैसे किया जाएगा। तो न्यायालय कार्रवाई के किसी भी प्रकरण में किसी भी पक्षकार को ऐसी रीति से और ऐसे शर्तों के साथ जो न्याय संगत हो अपने अभिवचनों को परिवर्तित करने, संशोधित करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा और वे सभी संशोधन किए जाएंगे जो दोनों पक्षकार को बीच विवाद के वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो। तो अभिवचनों का संशोधन भी हो जाता है कोर्ट की परमिशन से। अगर कोर्ट को लगता है कि केस में प्लीडिंग्स में चेंजेस होना जरूरी है तो वह कर सकता है। तो ये कहता है रूल 17। नेक्स्ट आते हैं रूल 17 का एक प्रोवाइडेड दैट है, परंतु है कि विचारणा प्रारंभ होने के पश्चात संशोधन के लिए किसी आवेदन को तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक न्यायालय यह निर्णय पर ना पहुंचे कि सम्यक तत्परता बरतने के बाद भी वह पक्षकार विचारणा प्रारंभ होने से पूर्व वह विषय नहीं उठा सकता था। यानी कि प्लीडिंग्स की प्रोसीडिंग्स जो है चालू हो चुकी है और उसके बाद भी क्या है, अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि जो तत्परता बरती गई, सम्यक तत्परता बरती गई, पूरी तरीके से ध्यान देने के बाद भी उन जो त्रुटियां रह गई उस प्लीडिंग्स पे वह नहीं सुधारी गई, तो उस केस में अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हुआ है तो ही वह क्या है ऑर्डर करेगा। नेक्स्ट आते हैं रूल 18। तो ऑर्डर 6 जो है रूल 18 तक ही है। तो रूल 18 जो है लास्ट रूल है जो कहता है कि आदेश के पश्चात संशोधन करने पर असफल रहना, फेलियर ऑफ अमेंडमेंट आफ्टर ऑर्डर। यदि कोई पक्षकार जिसने संशोधन करने की इजाजत के लिए आदेश प्राप्त कर लिया है कि इसमें संशोधन कर देना चाहिए और कोर्ट ने उसको परमिशन दे दी है, उस आदेश द्वारा उस प्रयोजन के लिए परिसीमित समय के भीतर, यानी जो टाइम पीरियड दिया गया है उस समय के अंदर उसको संशोधन करना है, और यदि उसके द्वारा कोई समय परिसीमित नहीं किया गया है तो आदेश की तारीख से 14 दिन के भीतर तदनुसार संशोधन नहीं करता है। अगर कोई टाइम पीरियड कोर्ट के द्वारा नहीं दिया गया है तो 14 दिन के अंदर अगर वह किसी तरह का अमेंडमेंट उस प्लीडिंग्स में नहीं करता है तो अगर असफल रहता है तो उस केस में क्या है कोर्ट उसको नहीं बढ़ाएगी। तो फ्रेंड, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।